नमस्कार साथियों, साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सब जान रहे हैं, हम लोग अभी अधीक्षक का क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारे ऐप में कंटिन्यूअसली इसका क्लास जारी है। तो आप लोग देखे हैं, कल मैंने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है ना, इसके बारे में कल काफ़ी हद तक चर्चा किया था, जिसमें मैंने इनमें से जो 5 चैप्टर्स हैं, 5 अध्याय है, उसको कंप्लीट कर लिया था। अब आगे की क्लास फिर से इसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आप लोग को एक जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप अधीक्षक की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, तो हमारे इस एप्लीकेशन से आप सब जुड़ जाइए और यहाँ पर कंटिन्यूअसली बहुत अच्छी तरह से प्रत्येक क्लास हो रही है और प्रत्येक क्लास बहुत सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। इसका जैसे कि अगर हम पहले क्लास ले रहे हैं, पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करा रहे हैं, देन उसके बाद में उसी का एमसीक्यूज़ कंटिन्यूअसली अलग अलग सर द्वारा, जो इनके इस सब्जेक्ट के क्या है नॉलेजेबल पर्सन है, उनके द्वारा उसका एमसीक्यूज़ कंटिन्यूअसली कराया जा रहा है। तो आप सब बहुत जल्दी हमारे इस ऐप में इस जो कोर्स है सीजीपीएससी अधीक्षक भर्ती 2025, इसको ज्वाइन कर लीजिए और बहुत अच्छे से अपनी जो तैयारी की गति है उसे बढ़ाइए और हमारे साथ जुड़कर एक पोस्टर ज़रूर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आगे अब देखते हैं कि ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम क्या है ना। इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। तो इसमें अध्याय 1, जिसके बारे में आपको पता है कि इसमें 2 धाराएं थी, धारा 1 और धारा 2। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। और हमेशा आपको जैसे कि पता है कि धारा 1 में क्या होता है, धारा 1 में होता है विस्तार, स्थिति और विस्तार। ठीक है, वैसे ही धारा 2 होता है, धारा 2 में हमेशा परिभाषा होता है। ये बात मैंने कल भी बताई थी, है ना। और इसके अलावा धारा 3, धारा 4, धारा 5, अलग अलग धाराओं में क्या होता है, विविध प्रावधान जो भी होता है अधिनियम का, वो होते जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जहाँ से कल क्लास को छोड़ा था वहाँ से हम आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम इस पूरे अधिनियम को अच्छी तरह से कंप्लीट करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज से हम यहाँ से क्लासेस अध्याय 5 वित्त लेखा एवं परीक्षा से आगे प्रारंभ करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं, कल हमने जो भी अधिकार है, ठीक है, अध्याय 4 में जितने भी प्रावधान है उसको बहुत अच्छे से वहाँ तक हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब आज की क्लास में हम अध्याय 5 वित्त लेखा और परीक्षा से आगे, मतलब धारा 14 से लेकर के धारा 18 तक, देन उसके बाद में कंटिन्यूअसली आगे के प्रोसीजर्स जो भी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है अध्याय 5 वित्त लेखा और लेखा परीक्षा। वित्त लेखा और लेखा परीक्षा। तो आप सब जान रहे हैं कि किसी भी प्राधिकरण है, किसी भी क्या है संस्था है, उसे चलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, वित्त की आवश्यकता पड़ती है। और प्रत्येक वित्त जो आवश्यक होता है उसे सरकार या तो अनुदान के स्वरूप में देती है, या फिर जो भी उसके सेवा ले रहे हैं, जो भी उससे सेवा ले रहे हैं, उससे क्या है, छोटे अनुदान के रूप में, छोटी चार्जेस के रूप में उनसे क्या लिया जाता है, सेवा शुल्क लिया जाता है। तो ये जो सेवा शुल्क लिया जाता है, इसे आगे कैसे इसका क्या करें, लेखा रखें, कैसे इस वित्त का मैनेजमेंट करें, कैसे इस वित्त का परीक्षा करें, कौन करता है, कैसे करता है, उसको इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये अध्याय जैसे कि आप सब जान रहे होंगे कि कोई भी वित्त अगर सरकार किसी को अनुदान देती है तो वो कहाँ प्रस्तुत होती है, वो संसद में प्रस्तुत होती है। और उसका ऑडिट कौन करता है, मतलब लेखा परीक्षा कौन करता है, तो उसका लेखा परीक्षा करता है सीएजी। सिमिलरली अगर वो स्टेट का है तब भी और सेंट्रल का है तब भी कौन करेगा उसका लेखा परीक्षा, उसका लेखा परीक्षा करता है सीएजी। तो इन्हीं
प्रोसीजर्स को देखते हैं कि कैसे वित्त मैनेजमेंट होता है, कैसे वित्त का अनुदान होता है, कैसे उसका लेखा परीक्षा किया जाता है। तो इस अध्याय में, अध्याय 5 में वित्त और लेखा परीक्षा के बारे में पूरी तरह से डिटेल में दिया गया है, जिसमें का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसे ध्यान में रखते हुए हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अध्याय 5 क्या है? अध्याय 5 है वित्त और लेखा परीक्षा। क्या है वित्त और लेखा परीक्षा? इसमें धारा कितनी है? इसमें धारा 14 से लेकर धारा 18। ठीक है, तो कितने धारा हो गए? 14, 15, 16, 17, 18। मतलब टोटल इस अध्याय में टोटल कितने धाराएं होंगी? 5 धाराएं। ठीक है, अब ये धारा कहता क्या है, ये अध्याय कहता क्या है, इसका परिचय क्या है, ये देख लेते हैं। इसका परिचय है, अध्याय 5 में उन प्रावधानों का उल्लेख है जिनके आधार पर विधिक सेवा प्राधिकरण के आर्थिक संसाधन, मतलब उन्हें कहाँ से पैसा मिलता है, आर्थिक संसाधन, उनके उपयोग, उन पैसों का कहाँ उपयोग होता है, देख रेख, उन वित्त व्यवस्था अनुदानों का देख रेख कौन करता है। ठीक है, और ऑडिट संबंधी प्रक्रियाओं को क्या सुनिश्चित किया जाता है। यह अध्याय वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही, लोक धन के समुचित उपयोग का ढांचा प्रस्तुत करता है। किसी भी प्राधिकरण, किसी भी संस्था का जो सबसे मेन चीज़ होता है वो होता है ऑडिट। ठीक है, ऑडिट किसी भी संस्था का पारदर्शिता दिखाने के लिए कि एक कितनी पारदर्शी तरीके से क्या कर रही है, वित्तों का प्रयोग कर रही है, अपने अनुदानों का सही ढंग से सही इंसान को, सही व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति को प्रदान कर रही है, इसका ऑडिट कौन करता है? इसका ऑडिट में ही जो भी लेखा अनुदान, जो भी परिवीक्षा होती है, उसका ऑडिट में ही क्या होता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जैसे कि संसाधन, उनके उपयोग, देख रेख, ऑडिट संबंधी प्रक्रिया और वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और लोक धन के समुचित क्या उपयोग का यह अध्याय ढांचा प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो देखिए, धारा 4 में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान की व्याख्या की गई है कि कैसे केंद्रीय सरकार क्या करती है, अनुदान देती है, कैसे अनुदान प्राप्त होता है संस्थाओं को और कैसे इसका क्या होता है, उपयोग होता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है? केंद्रीय सरकार संसद द्वारा स्वीकृत धन का आवंटन करती है जिससे राज्य स्तर पर विधिक सहायता योजनाएं चलाई जा सके। अब ये जो धन जो प्रोवाइड करता है अनुदान के रूप में, इसका आधार क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका आधार होता है धन उपलब्ध कराने का आधार, आवश्यकता प्राधिकरणों की योजनाओं एवं प्राथमिकताओं का समर्थन करना। संसाधन का उपयोग क्या है, संसाधन का उपयोग कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए संसाधन की उपयोगिता होती है, उसके लिए देखते हैं। विधिक सहायता स्कीमों, लोक अदालतों का आयोजन करना, कानूनी जागरूकता और कार्यक्रमों आदि के लिए इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग होता है? जिस व्यक्ति को क्या चाहिए, विधिक सहायता चाहिए, है ना, लोक अदालतों का आयोजन कराना है। ठीक है, और क्या है, कानूनी जागरूकता। ठीक है, ये सब कार्यक्रमों के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? अनुदान की ज़रूरत पड़ती है, वित्त की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब का क्या करना, इन सब में अपनी संसाधनों का, अपने वित्त का प्रयोग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 15 राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि का गठन। धारा 15 भारत में राष्ट्रीय विधिक सहायक निधि का गठन करने का प्रावधान करता है कि भारत में एक ऐसी निधि होगी जिसको लोक सेवार्थ, लोगों की सेवा करने के लिए जो भी विधिक प्राधिकरण है उसको यदि वित्त की आवश्यकता होती है तो यह जो विधिक सहायता निधि है यहाँ से क्या किया जाएगा, उन्हें वित्त प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें वित्त प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य हेतु धारा 15 के अंतर्गत विधिक सहायता निधि का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है।
अब ये जो निधि होती है इसका स्रोत क्या क्या होता है, कहाँ से इसमें धन आता है, इसके बारे में इसी जो धारा है ये धारा में आगे विस्तृत जानकारी दी गई है। देखिए, धारा 14 के तहत केंद्र सरकार की ओर से मिले अनुदान, हमने धारा 14 में अनुदान की बात की थी, किसकी ओर से मिलता है, केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। ठीक है, आगे किसी भी व्यक्ति, संस्था या संस्था कंपनी द्वारा दिया गया दान या अनुदान, देश में बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो न्यायिक प्रकरणों के बहुत अच्छे तरीके से निराकरण के लिए क्या करती है, सरकार को दान करती है, इन प्राधिकरणों को दान और अनुदान देती है। ये संस्थाएं या तो प्राइवेट हो सकती है या पब्लिक डोमेन में होने वाली संस्था भी हो सकती है, एनजीओस भी हो सकती हैं, और कई पर्सनल व्यक्ति भी इसे क्या कर सकते हैं, इसमें दान कर सकते हैं। यदि आप दान करना चाहें तब भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राधिकरण सेवार्थ भाव के लिए क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश, ठीक है, निर्णय से प्राप्त रकम, किसी अन्य वैध स्रोत से प्राप्त धन। अब देखिए होता क्या है, जब कई बार क्या होती है, न्यायालय बहुत सारे प्रकरणों पर जो बिना मतलब के न्यायालय में जाते हैं, बिना मतलब के न्यायालय के समय का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है। तो ये जुर्माना भी क्या होता है, इसी जो निधि होता है इसमें क्या होता है, जमा होता है, जिसमें दिया गया है न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश निर्णय से प्राप्त रकम, अर्थात जुर्माना। क्या जुर्माना, से देखते हैं, इधर से दिखेगा, अर्थात क्या, जुर्माना, और क्या, किसी अन्य वैध स्रोत से प्राप्त धन, मतलब ऐसे स्रोतों से जो सरकार जिसको ऑडिट कर सके। ठीक है, सरकार के जितने भी अगर कानून है उसके दायरे में आए, जैसे कि जीएसटी के दायरे में हो। ठीक है, कोई यदि व्यक्ति के पास में धन है, वो जीएसटी पटाने के बाद में अपना जो आय है, अपनी खुद की आय का कुछ हिस्सा अगर दान के स्वरूप में देना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, दान कर सकता है। ये सब क्या है, वैध स्रोत माना जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ जितने भी इनकम टैक्स के रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं, उस सब रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद में जो भी आपके पास में अमाउंट बचता है उसे आप किसके स्रोत में दे सकते हैं, दान के रूप में दे सकते हैं। कहाँ दे सकते हैं, इस राष्ट्रीय विधि सहायता निधि में। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं निधि का उपयोग। इस निधि का उपयोग कहाँ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आप सब जान रहे हो कि इस निधि का उपयोग कहाँ होगा, सेवा के लिए होगा, जिसको न्याय की सहायता चाहिए। ठीक है, ये प्राधिकरण जिनको भी सहायता करता है, या जिनको भी, बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको क्या है, पैसों की आवश्यकता होती है, जिनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी ये क्या कर सकती है, प्रोवाइड किया जा सकता है। तो देख लेते हैं निधि का उपयोग। विधिक सहायता के खर्चों के लिए, यदि किसी को विधिक सहायता दी जाती है तो वहाँ पर खर्चे भी होते हैं, जैसे वकीलों का फीस है ना, वकीलों को देना, प्लस डॉक्यूमेंट दस्तावेज तैयार करना, डॉक्यूमेंट दस्तावेज हो गया, और क्या हो गया, आवागमन है ना, आवागमन में भी क्या होता है, खर्चा होता है। तो इन सब में विधिक सहायता में जितने भी चीज़ें हैं उनमें क्या किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों को सहायता अनुदान करना। इस निधि का उपयोग, जैसे कि देखिए हमने हायरार्की इसका देखा था, क्रम देखा था, तो क्रम में ऊपर में क्या था, केंद्र में, ठीक है, सेंट्रल, उसके बाद में क्या था, स्टेट लेवल में, स्टेट लेवल, देन उसके बाद क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है, देन उसके बाद क्या था, तालुका लेवल में, देन उसके बाद क्या था, देन उसके बाद में अन्य लोक अदालतें थी जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी जो प्राधिकरण है, इन सभी प्राधिकरणों को क्या होता है, इसी निधि के खर्चे से क्या होता है, इनको भरपाई होती है, इसी निधि से इनको क्या दिया जाता है, इनके खर्चे दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय में विधिक सहायता मामलों के खर्चे। ठीक, तो कौन कौन से खर्चे हो गए, इस निधि का कहाँ कहाँ उपयोग हो गया। इस निधि का पहला उपयोग हो गया विधिक सहायता के खर्चों के लिए, राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों को सहायता अनुदान देने के लिए,
उच्चतम न्यायालय के विधिक सहायता के खर्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना इसका प्रयोग हो गया। इसके अलावा व्यक्ति को व्यक्तिगत भी यहाँ से खर्चे दिए जा सकते हैं यदि वह व्यक्ति उस लायक है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा क्वेश्चंस में आगे जब हम एमसीक्यूज करेंगे इसका। ठीक है, मैं अभी 50 क्वेश्चन सेट किया हुआ हूँ, इसका बहुत अच्छा स्तर का किया हूँ। देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जब एमसीक्यूज करेंगे तो उनमें आपको इस यहाँ से रीजनिंग, तार्किक, कॉलम और क्या बोलते हैं, कारण और कथन, इन सब लेवल्स के क्या देखेंगे, क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि एग्जामिनेशंस में क्या पूछा जा सकता है, तो हम पूरे सभी लेवल के क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, और ये जो अध्याय है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है, ये अधिनियम से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। संभावना इसलिए है क्योंकि यह हमारे मूल अधिकार में भी है, हमारे मूल कर्तव्य में भी है। सही बात है, विधिक सहायता किसी को उपलब्ध कराना, किसी का सेवा करना, ये भी क्या है, हमारा कर्तव्य है ना। इसके अलावा भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है वहाँ भी इसका मेंशन है, और इन सब से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भारत की प्रस्तावना में भी इसके बारे में इनडायरेक्टली बात कही गई है। तो ये हमारे लिए संविधान के तीनों जगह में, तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा चूंकि यह जो पोस्ट आया है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा दिया गया है, तो महिला और बाल विकास विभाग में भी सभी का क्या है, वो विभाग द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उसमें विधि की कैसे उपयोगिता होती है, ये भी इसमें कवर अप होता है। तो ये जो अधिनियम है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट अधिनियम है। आगे देखते हैं, इसके बाद में थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, धारा 16 राज्य विधिक सहायता निधि का गठन। जैसे कि केंद्र में विधिक सहायता निधि का गठन हुआ था, वैसे ही राज्य में भी विधिक सहायता निधि का गठन होता है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य भी वही है कि नीचे की जो भी संस्था है, जो भी वित्तीय सेवा लेना चाहता है, उन्हें क्या करता है, वित्तीय सेवा देता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायालयिक प्रणाली में जितने भी खर्चे होते हैं वो क्या होता है, यहाँ से दिया जाता है ना। तो इसके लिए क्या है, धारा 16 के अंतर्गत विधिक सहायता निधि का गठन किया जाता है। स्रोत क्या है, देखिए, केंद्रीय प्राधिकरण से प्राप्त धन, राज्य सरकार से मिला प्रत्यक्ष अनुदान, दान अनुदान या न्यायालय के आदेश से प्राप्त रकम। अर्थात यहाँ पर भी जुर्माने की बात कही जा रही है, जुर्माने। ठीक है, यहाँ से प्राप्त उपयोग उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा, जिला व तालुका स्तर पर आर्थिक सहायता, लोक अदालतों एवं विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन का खर्चा। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, लोक अदालतें संचालित की जाती है ग्रामीण स्तर पर। ठीक है, जिला स्तर पर भी अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोक अदालतें क्या की जाती हैं, संचालित की जाती है। यहाँ भी इस खर्चे का क्या होता है, प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, यहाँ से ये सब चीज़ें हैं, एक बार आप प्रोसीजर एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ऊपर में दिया गया है केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर जो निधि का प्रयोग होता है, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर भी दी है। राज्य विधिक सहायता निधि, केंद्रीय विधिक सहायता निधि, है ना। तो एक बार अगर केंद्र को पढ़ लिए तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो होगा। केंद्र की जगह आपको लगाना है केवल क्या, राज्य। ठीक है, राज्य के बारे में उसको आगे बढ़ाना है क्रम से। ठीक है, समय का, चूँकि आप सबके पास में बहुत कम समय बचा है और इस बहुत कम समय में तैयारी हमें उसी लेवल की करनी है, दिमाग में सोच कर करना है कि कैसे तैयारी किया जाए। तो एक ही चीज़ों को बार बार पढ़ने से बेहतर यह है कि एक चीज़ को बार बार, एक चीज़ को पढ़िए और उसी चीज़ का अप्लाई अगर नीचे हो रहा है, आगे उसी चीज़ की अप्लाई हो रही है, तो वहाँ पर उसका अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि ऊपर में हमने पढ़ा था केंद्र के बारे में, अब नीचे में क्या है, राज्य के बारे में। प्रोसीजर सेम है। ठीक है, इसके अलावा आएगा जिला स्तर पर आएगा। ठीक है, तो जिला स्तर पर भी प्रोविज़न क्या है, सेम ही है। तो वहाँ पर बार बार पढ़ने की बजाय, फिर भी हम चूँकि क्लास में है तो हम इसको कवर अप करेंगे, लेकिन आप जब तैयारी कर रहे हो, घर में पढ़ रहे हो, तो एक बार इसको पढ़िएगा, उसके बाद में बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन प्रोसीजर है, जिसे मैं बताऊँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकती है, उसको आप लोग और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए।
इसके बाद में देखते हैं धारा 17 जिला विधिक सहायता निधि का गठन सेम ही है ना। राज्य प्राधिकरण से प्राप्त निधि, किसी व्यक्ति संस्था से मिला अनुदान, न्यायालय आदेश निधि, है ना। उपयोग कहाँ, जिला स्तर पर संचालित विधिक सेवा योजनाओं के खर्च का तालुका समिति के खर्चे का वहन करना। ठीक है, यही है जो पहले देख लिए थे। इसके अलावा देखेंगे लेखा एवं लेखा परीक्षा, ये इम्पॉर्टेंट है। इस अध्याय में एक अगर धारा बोला जाए तो ये भी धारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक और धारा आएगी जिसके बारे में मैं उस धारा को पढ़ाते वक्त बताऊंगा, लेकिन इसको भी, इस धारा को आप क्या कर सकते हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं। चूँकि ये धारा लेखा एवं लेखा परीक्षा के बारे में बात करती है और ज़्यादातर अधिनियमों में ये बातें नहीं होती है, लेकिन इस अधिनियम में ये बात कही गई है, इसलिए क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, लेखा एवं लेखा परीक्षा, लेखा संसाधन का दायित्व किसका दायित्व है? सभी प्राधिकरण, केंद्र, राज्य, जिला को लेखा पुस्तकें और वार्षिक विवरण तैयार करने का क्या है, आवश्यक है। मतलब चाहे कोई भी स्तर पर हो, वो केंद्र स्तर हो, राज्य स्तर हो, जिला स्तर हो, तालुका स्तर हो, कोई भी स्तर हो, इन चारों स्तरों पर उनको अपना लेखा क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, लेखा मतलब बजट, खर्च, कहाँ खर्च किया गया है और कहाँ से धन आया है। ठीक है, इसके बारे में क्या होना चाहिए, पूरी तरह से डिटेल जानकारी होना चाहिए। और ये बनाना, ये लेखा का जो क्या है, लेखा का जो फॉर्मेट है वो बनाना किसका दायित्व है? ये जो जितने भी प्राधिकरण हैं उन प्राधिकरणों का ये क्या है, दायित्व है। ठीक है, तो सभी प्राधिकरण, केंद्र, राज्य, जिला लेखा पुस्तकें और वार्षिक विवरण तैयार करना। ऑडिट प्राधिकरण कौन करती है ऑडिट? तो आप लोग को सबको पता है कि भारत में जितने भी संविधान पढ़े हुए हैं सबको पता है कि ऑडिट कौन करता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसी को क्या बोलते हैं, सीएजी बोलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148, ठीक है, 148 में क्या है, सीएजी कैग दिया गया है ना। तो यही क्या करते हैं, यहाँ के जितने भी प्रावधान है उसका क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। लेखा परीक्षा करने का कार्य यही करते हैं। ठीक है, आवृत्ति कब कब ऑडिट होना चाहिए? तो ऑडिट वार्षिक आधार पर होता है। ठीक है, रिपोर्ट कहाँ रखी जाती है, कहाँ रिपोर्ट को दिया जाता है, तो देख लेंगे। रिपोर्ट केंद्र या राज्य सरकार को सौंपी जाती है, तत्पश्चात इसे संसद या राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाता है। उसके बाद क्या होती है, जब ये लेखा परीक्षा रखा जाता है संसद या राज्य विधानमंडल के लेखा पटल पर, है ना, तो उसके बाद में उस पर क्या होती है, चर्चा होती है, संसद के अंदर भी और विधानसभा या विधानमंडल के अंदर भी। ठीक है, और इसका फिर वहाँ पर क्या होता है कि कितने लेखा कहाँ गए, कितने लेखा कहाँ गए, मतलब कहाँ से धन आया, कहाँ निर्यात हुआ, कहाँ से किस चीज़ में कितनी ज़रूरत पड़ी, कहाँ हमने कितना पैसा दिया, ये सब का क्या होता है वहाँ पर विस्तृत इसके बारे में फिर चर्चा होती है। तो कौन करता है इसका ऑडिट? सीएजी करता है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर, इतना याद रखिएगा। कौन सा धारा है? तो धारा 18, धारा नंबर 18। ठीक है, इसमें दिया गया है लेखा एवं लेखा परीक्षा। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। इसका विधिक एवं संवैधानिक महत्व क्या है? तो विधिक और संवैधानिक महत्व है पारदर्शिता, है ना। चूँकि कोई भी लेखा परीक्षा अगर होता है तो लेखा परीक्षा का सबसे मुख्य बिंदु क्या होती है? पारदर्शिता लाना। ठीक है, कि कहीं इस वित्तीय प्रावधान के अंतर्गत कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, इसका क्या करना? आकलन करना। ठीक है, और आगे देख लेते हैं लोक धन की सूचिता। लोक धन की सूचिता मतलब सही जगह ये पैसा उपयोग तो हुआ है कि नहीं हुआ है, कि बिना ज़रूरतमंद लोगों को बांटे पड़े हैं। ठीक है, किसी को भी बांट देंगे तो ऐसा थोड़े ना चलेगा। सही ढंग से सही व्यक्ति, सही ज़रूरतमंद को क्या होना चाहिए, इस वित्त का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। ये होता है लोक धन की सूचिता। जनता के धन का उपयोग सामाजिक न्याय के उद्देश्यों से मेल खाता रहे, यह क्या हो, सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है,
मतलब सही जगह क्या हो, इस धन का प्रयोग हो, इसी को बोलते हैं लोक धन की सूचिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं संवैधानिक समानता का संरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक समान पहुंच संविधान की मूल भावना के अनुरूप होना चाहिए। मतलब क्या है कि जिसके पास में धन है उसे तो क्या हो जाएगा, वो न्याय के करीब पहुंच जाएगा, ठीक है, अदालतों में पहुंच जाएगा। लेकिन जिसके पास में पैसा नहीं है, वित्त नहीं है ना, जिसकी स्थिति कमज़ोर है, वो क्या करे? तो उसके लिए क्या है, ये गठन किया गया है। ठीक है, जवाबदेही निर्धारण। मतलब निधि का यदि आप दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करने की यदि आशंका है तो इसमें एक जवाबदेही क्या हो जाती है, किसी भी संस्था की जवाबदेही हो जाती है। तो इसीलिए इसके माध्यम से जवाबदेही का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। ठीक है, अब इस पूरे अध्याय का अगर हम सार देखें तो पूरे अध्याय में क्या कहा गया है कि यदि एक लोक वित्त की स्थापना की गई है तो इस वित्त का पर्यवेक्षक करने का भी किसी को अधिकार होगा। किसको होगा? धारा 18 के तहत भारत के सीएजी को होगा। ठीक है, और इस एक क्यों किया जाएगा? क्योंकि लोक वित्त का जब पर्यवेक्षण होगा तो क्या होगा, पारदर्शिता आएगी, है ना, जवाबदेही का निर्धारण होगा, संवैधानिक महत्व के तहत जिसको ज़रूरत है उसको वो पैसा मिलेगा। तो इसके लिए क्या हो जाता है, लोक वित्त का जो सीएजी का गठन है वो किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 6 इस पूरे अधिनियम का सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, लोक अदालतें। अध्याय 6, ठीक है, क्या होता है लोक अदालतें? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार क्या हो जाता है, न्यायालय के समक्ष बहुत सारे क्या हो जाते हैं, मामले आ जाते हैं। ये मामले मतलब ज़्यादातर अगर केसेस में देखा जाए तो जैसे कि ज़मीन से रिलेटेड विवाद, दीवानी मामले, है ना, ज़मीन से रिलेटेड विवाद, एक दूसरे से मतलब छोटे छोटे केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाते हैं। तो इन पेंडिंग केसों को सुलझाने के लिए क्या करती है सरकार, समय समय पर लोक अदालतों की व्यवस्था करती है। ये अदालत दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी लोक अदालत होता है और एक होता है सेवारत लोक अदालत। मतलब कहीं भी ज़रूरत पड़े कि अगर हाँ चलो ठीक है, आज छत्तीसगढ़ में क्या करना है, लोक अदालत की गठन करना है, छत्तीसगढ़ के अमुक ज़िले में, ठीक है, रायपुर ज़िले में लोक अदालत की गठन करनी है। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, एक दिन नोटिफिकेशन निकाला जाएगा हाई कोर्ट की ओर से और फिर बोलेंगे कि चलिए ठीक है, यहाँ पर इतने से इतने समय तक लोक अदालत लगाई जा रही है, आप लोग को अगर कुछ भी समस्या है तो दोनों पक्ष आकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे मामलों को बहुत जल्दी निपटाने के लिए क्या होता है, इन अदालतों का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। धारा 19 से लेकर धारा 22 तक लोक अदालतों का क्या है, प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत। तो देखते हैं अध्याय 6 लोक अदालतों की संरचना, अधिकारिता, उद्देश्य और प्रक्रिया का विस्तृत कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है। लोक अदालतें न्यायालयों का एक वैकल्पिक मंच है जहां विवादों को मित्रतापूर्ण, देखिए सबसे पहला लाइन है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, लोक अदालतें न्यायालयों का एक वैकल्पिक मंच है। क्या है? वैकल्पिक मंच है। ठीक है, जहां विवादों का मित्रतापूर्ण, कौन से ढंग से, मित्रतापूर्ण, भारत के संविधान का प्रस्तावना, बंधुत्व की भावना, बंधुत्व की भावना, ठीक है, बंधुत्व की भावना के तहत, बंधुत्व की भावना के तहत, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, आगे देखते हैं। लोक अदालतें न्यायालयों का एक वैकल्पिक मंच है जहां विवादों का मित्रता, सुलभ, तुरंत और बिना खर्च के क्या होता है, निपटाया जाता है। कैसे? लोक अदालतें न्यायालयों का क्या है, एक वैकल्पिक मंच है। मतलब एक पर्टिकुलर अदालत तो नहीं है, लेकिन अदालतों की शक्ति इसे भी क्या है, प्राप्त है। ठीक है, जो कैसा मामलों को कैसे सुलझाता है, मामलों को मित्रतापूर्ण सुलझाता है।
सरलता से और कम खर्चे में सुलझाता है। सुलभ, तुरंत और बिना खर्च के क्या है, निपटाया जाता है। इस व्यवस्था का आधार क्या है? इस व्यवस्था का आधार है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 39 का है, जिसमें सभी को क्या है, समान न्याय पाने का अधिकार राज्य करती है। उसके तहत इसे क्या किया गया, व्यवस्था किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए धारा 19 लोक अदालतों का आयोजन। तो लोक अदालतों का आयोजन कौन करता है? राज्य प्राधिकरण आयोजन करता। देखिए आयोजन करता कौन होता है? राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और तालुका मंडल विधिक सेवा समिति। मतलब इन चारों स्तरों पर ही क्या हो सकता है, इन चारों स्तर पर लोक अदालतों का क्या हो सकता है, गठन हो सकता है। 5 स्तर पर, इन 5 स्तर पर क्या हो सकता है, लोक अदालतों का गठन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकारिता का निर्धारण। लोक अदालत किसी भी मुकदमे या विवाद को जो किसी न्यायालय में लंबित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, लोक अदालतें किसी भी मुकदमे या विवाद को जो किसी न्यायालय में क्या है, लंबित है। मतलब यदि कोई न्यायालय में आपका कोई केस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, जो बहुत लंबा समय जिसका गुजर चुका है और आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठीक है, अदालतों का दौरा कर करके, ठीक है, तो ऐसे मामले, ठीक है, न्यायालय में लंबित है या जो न्यायालय में जा सकता है या जिन्हें न्यायालय क्या किया जा सकता है, जाया जा सकता है, सुलझाने का अधिकार रखती है। तो ए क्या है, यदि आप 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और बी, और आप दोनों के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा हो गया, आप कहाँ चले गए, अदालत चले गए। अब अदालत जाने के बाद में अदालतों का एक समय है, ठीक है, एक सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही होता है अदालतों में, है ना, आप लोग जान रहे हो। 1 तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, चौथी तारीख, 1 तारीख कहाँ पहुँचे, दूसरी तारीख को दूसरा आदमी नहीं पहुँचा, है ना। तो ये क्या होता है, बढ़ते 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 जो केसेस एक दिन में सॉल्व होने चाहिए, वो केसेस कई वर्षों तक इतना लंबा खींचा जाता है कि आप खुद ही थक जाएंगे, कि बोलेंगे अरे भाई मैं क्यों ही केस किया, है ना। तो ऐसे मामलों को क्या है, सुलझाने का काम करती है, कौन करती है, लोक अदालत करती है। वहाँ पे ए को भी बुला लिया गया, व्यक्ति ए को भी और व्यक्ति बी को भी बुला लिया गया। बोलेंगे भाई क्या चाहते हो तुम दोनों, है ना, क्या चाहते हो तुम दोनों। सामने वाला बोलेगा, क्या बोलेगा, साहब हमारे केस ला कसनो करके निपटा दे, है ना। यही है, वो होता है ना हमारे छत्तीसगढ़ में, साहब हमारा जो भी केस है निपटा दो, हम बहुत थक चुके हैं जा के। तो ऐसे मामले जो बहुत लंबे समय से लंबित हैं, ये भी मामले, और ऐसे मामले भी जो बार बार चलते आता है कि न्यायालय में तुमको घसीटूंगा, न्यायालय में लेकर जाऊंगा, है ना। बार बार जिन चीज़ों में क्या होती रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती है। तो जिन मामलों को लेकर अदालत जाया जा सकता है, ऐसे मामलों को भी क्या करते हैं, लोक अदालत में निपटाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धारा 19, बहुत इम्पोर्टेंट धारा है, लोक अदालतों का आयोजन, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट है। पेपर में आने की संभावना अगर यहाँ से है तो 3 धाराएं हैं, एक धारा 18, धारा 19 और एक 22 का। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे। ठीक है, देखते हैं संरचना कैसा होता है, लोक अदालत क्या होती है, कैसी संरचना होती है इसकी। तो सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, ठीक है, अन्य लोग जिनके पास सामाजिक कार्य, कानूनी शिक्षा या लोक सेवा का क्या हो, अनुभव हो। तो इसका जो मुख्य होगा लोक अदालत का, वो कैसा होगा, सेवारत या सेवानिवृत्त
न्यायिक अधिकारी होगा। ठीक है, इसके अलावा वे व्यक्ति जो समाज में बहुत लंबे समय तक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में जिनकी क्या है बहुत अच्छी पेठ है, बहुत अच्छी पहुंच है, और जिन्हें लोग क्या करते हैं सम्मान की नज़र से देखते हैं, जिन्हें अनुभवी समझते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को भी इसमें क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। ठीक है, और कानून और ऐसे लोग भी जिन्हें क्या है कानूनी शिक्षा जिन्होंने लिया है, अर्थात लॉ की पढ़ाई की है। ठीक है, लॉ की पढ़ाई की होगी, बहुत लंबे समय से वकील के रूप में क्या प्रैक्टिस किया होगा, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को भी इसमें क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। तो कौन कौन शामिल हो सकते हैं, सेवारत, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, कानूनी शिक्षा लेने वाला व्यक्ति अर्थात वकील, इनडायरेक्टली इसमें कहा गया है वकील। ठीक है, या लोक सेवा का अनुभव अर्थात IAS, या स्टेट लेवल पर अगर देखा जाए तो स्टेट लेवल पर जो भी बनते हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर है ना, डिप्टी कलेक्टर DC, इसके अलावा और भी जो प्रमोशन पाकर बनते हैं वो लोग, उन लोग को भी क्या किया जा सकता है, इसमें शामिल किया जा सकता है। शर्त क्या है लोक अदालत स्थापित करने का, ठीक है, तो शर्त केवल इतना है कि लोक अदालतें केवल समनीय अपराधों और नागरिक मामलों को सुलझा सकती है, नागरिक मामलों को सुलझा सकती है। इसमें एक शब्द आया है समनीय, इसका मीनिंग क्या होता है समनीय का, तो समनीय का मीनिंग होता है ऐसे अपराध जो क्या हो बहुत गंभीर ना हो, जैसे कि हत्या, बलात्कार, इन सब मामलों को छोड़कर जो साधारणतः छोटी मोटी लड़ाई है ना, ये हो गया। और इसके अलावा जो भी गाली गलौच वगैरह ये सब चीज़ें होते हैं, ज़मीनी विवाद होता है, दीवानी विवाद होता है, ठीक है, छोटे मोटे जो जितने भी विवाद है, बड़े विवाद को छोड़ करके छोटे विवाद जिसमें जिसे आसानी से क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, समनीय अपराधों और नागरिक मामलों को सुलझा सकती है। ठीक है, मतलब वे अपराध जो दो व्यक्तियों के बीच में हुआ है और दो व्यक्तियों के सुलह से क्या हो सकता है, इस अपराध को क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। ऐसे अपराधों को बोला जाता है समनीय। ठीक है, और नागरिक मामले वही बात हो गई है ना, जहाँ पे हमने बोला था कि दो व्यक्तियों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुआ, दो व्यक्तियों के बीच में किसको लेकर, ज़मीन को लेकर, है ना, खास तौर पर भाई भाई के बीच में, एक मेढ़ है, एक भाई रापा पकड़ के खींच रहा है ना, दूसरा भाई उसको आकर बोला भाई क्यों कर रहे हो, दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, एक ने एक को मार दिया, कहाँ पहुंच गए, थाना पहुंच गए, मुड़ी कान फूट गया दोनों का। ठीक है, तो ऐसे मामलों को क्या किया जा सकता है, यहाँ पर लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कठोर अपराधों, कठोर अपराध क्या, जैसे कि हत्या, डकैती के लिए लोक अदालतों का अधिकार क्षेत्र नहीं होता। ये क्या होता है, एक गंभीर मामले होते हैं। ठीक है, तो इन जो छोटे मोटे मामले हैं, केवल इनके मामले में क्या कर सकती हैं, लोक अदालतें अपना हस्तक्षेप कर सकती हैं, अपना निर्णय दे सकती हैं। गंभीर मामले हैं जैसे कि क्या हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, है ना, और क्या हो गया, बलात्कार के केसेस हो गए। तो ऐसे केसों में, ऐसे मामलों को क्या है, लोक अदालतें नहीं सुलझा सकती, इनके अधिकारिता से, इनके अधिकार क्षेत्र से क्या है, ये बाहर है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धारा 20 लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान, कौन कौन से मामलों का संज्ञान ले सकती है। संदर्भ का आधार पहला देखते हैं, यदि पक्षकार सहमत हो, मामले अगर है, जैसे कि मैंने दो भाइयों की बात की, एक भाई तो तैयार है कि हाँ चल भाई हमारा केस लोक अदालत में क्या हो सुलझ जाए, लेकिन दूसरा भाई तैयार नहीं है, नहीं मेरे को नहीं, तुमसे सुलह ही नहीं करना है। ठीक है, तो यदि दोनों तैयार हैं तो क्या हो सकता है, मामले की सुलह हो सकती है।
ठीक है, दोनों पक्षकार क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। यदि न्यायालय को लगे कि मामला सुलह संभावित है, और न्यायालय को भी ये चीज़ विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है उसे हम क्या कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं, सुलह के रूप में ये क्या हो सकती है, ये बात बन सकती है। तो ऐसे मामले जो न्यायालय को स्वयं लगे, ठीक है, न्यायालय को लगे कि मामला सुलह संभावित है, या यदि कोई पक्षकार लोक अदालत का विकल्प चुनता है, या दोनों पक्ष मिलकर क्या करें, लोक अदालत में चल भाई हमारा क्या है केस है, इसको लोक अदालत में जाकर हम क्या कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। यदि तेरी गलती हुई तो भी ठीक है, मेरी गलती हुई तो भी ठीक है, लेकिन मामला को यहाँ क्या करें, हम लोग ख़त्म करें। ठीक है, ऐसे मामले को क्या कर सकती है, सुलह कर सकती है। आगे देखते हैं प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होना चाहिए, न्यायालय या प्राधिकरण मामले को लोक अदालत में भेजते समय, ठीक है, पक्षकारों को सुनने का अवसर देता है। प्रक्रिया क्या होगा, दोनों पक्ष, अगर दो पक्ष गए हैं तो दोनों पक्ष को अदालत बारी बारी से और एकदम शालीनता के साथ में क्या करेगी, सुनेगी कि हाँ भाई तुम्हारा क्या मामला है, चलो बताओ, हाँ ठीक है ये मामला है साहब, हाँ ठीक है, तुम्हारा क्या पॉइंट है भाई, ए मेरा है सर, हाँ ठीक है भाई, दोनों का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चलो एक काम करो, तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, मामला क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसे मामलों को क्या कर लेते हैं, बहुत जल्दी सुलह हो सकती है ऐसे मामले। ठीक है, इसके बाद लोक अदालत सुलह के माध्यम से विवाद का क्या कर सकती है, समाधान कर सकती है। तो दोनों के बीच में क्या करेगा, चल भाई ठीक है तुम्हारी थोड़ी सी गलती है, चलो अब बड़े भाई से क्या कर लो, एक बार माफ़ी मांग लो, सॉरी भैया, है ना, सॉरी भैया बोले, मामला ख़त्म, वहीं पे बड़े से बड़े मामले क्या हो जाते हैं, एक सॉरी से निपट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, दो आपस में सुलह हो गया, मामला क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद में यदि सुलह संभव ना हो तो क्या होगा, यदि मामला जिस अदालत से आया है उसे क्या कर दिया जाएगा, उस अदालत में वापस भेज दिया जाएगा। देखो जैसे हमने पहले ही पढ़ा, यदि कोई मामला अदालत में ऑलरेडी क्या है, लंबित है, ऐसे मामलों को भी लोक अदालत क्या कर सकती है, अपने पास में बुला सकती है, और ऐसे मामलों में अपना डिग्री, अपना निर्णय क्या कर सकती है, दे सकती है। ठीक है, और यदि दो व्यक्ति आपस में हैं, दोनों अगर नहीं चाहते हैं कि मामला सुलह हो तो क्या होगा, तो ऐसे मामलों को फिर से उसी अदालत में जाओ भाई, ठीक है, हाई कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा है, जाओ हाई कोर्ट में जाते रहो, रोज़ चलते रहो, तारीख पे तारीख क्या हो मिलती रहे, और मस्त आराम करो। ठीक है, तो ऐसे मामलों में जिसमें अदालत में आया है उसे वापस भेजा जाता है, और अदालती निपटान हेतु क्या किया जाता है, मामले को फिर से उसी अदालत में भेज दिया जाता है। इससे बढ़िया है जो भी भाई बहन देख रहे होंगे इस लेक्चर को, वीडियो को, यदि आपके घर में आपके पड़ोसी में कोई भी इस प्रकार के मामले में फंसे होंगे तो जहाँ भी लोक अदालत होगा वहाँ चले जाइएगा और अपना केसेस को बहुत सही ढंग से निपटान कर लीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं धारा 21 लोक अदालत का निर्णय। तो लोक अदालत का निर्णय क्या होता है, लोक अदालत का निर्णय के डिग्री के समान होता है। किसके डिग्री के समान, न्यायालय के, मतलब न्यायालय ने जो बोल दिया है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री। तो न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है उसी के समान क्या होगा, इसकी कानूनी स्थिति होगी, मतलब उतना ही इस डिग्री का क्या होगा, मान्यता होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अंतिमता, निर्णय सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। यदि लोक अदालत में आप गए हैं, लोक अदालत ने कुछ बोल दिया है, निर्णय दे दिया है, तो ये दोनों पक्षों के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा, आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, बाध्यकारी मतलब आपको उस बात को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो अब क्या होगा, आप गए लोक अदालत में, लोक अदालत ने एक निर्णय दे दिया, ठीक है, और उसमें लग रहा है कि दूसरे पक्ष को लग रहा है कि नहीं भाई मेरे पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो आप उस निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, उस निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकते कि अमुक लोक अदालत ने मुझे क्या है, ये डिग्री दी है और मैं इसके खिलाफ क्या करूँगा, केस करूँगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, उस डिग्री के विरुद्ध।
जो निर्णय उन्होंने, जो रिजल्ट उन्होंने दिया है। ठीक है, इसके अलावा सभी पक्षकारों पर क्या होता है, यह निर्णय बाध्यकारी होता है। ठीक है, न्यायालयी शुल्क, यदि मामले लोक अदालत में सुलझ जाए तो वह वादी को जमा न्यायालय शुल्क वापस कर दिया जाता है। मतलब आप लोक अदालत में गए, आपको कुछ मिनिमम फीसेस लगेंगी। ठीक है, मिनिमम फीस मतलब जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। मान लो 100 रुपये लगा, ठीक है, तो ये 100 रुपया आपके अगर मामला वहाँ सुलझ गया तो ये 100 रुपया आपको क्या कर दिया जाएगा, तुरंत वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं, कितना मिनट हुआ है, टाइम कितना हुआ है ये देखो ना। हाँ, और होने दीजिए, जल्दी कवर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कानूनी स्थिति है। निर्णय क्या होगा, दोनों पक्षों में बाध्यकारी होगा, और इस निर्णय के विरुद्ध, इस डिग्री के विरुद्ध क्या नहीं किया जा सकता, अपील नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस डिग्री के विरुद्ध और कोई भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। आगे देखते हैं, लोक अदालत की शक्ति क्या क्या है। तो लोक अदालत की शक्तियाँ, धारा 22, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी धारा 22 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन कौन सी धारा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उनमें से एक क्या है, धारा 22। तो लोक अदालतों के पास में नागरिक न्यायालयों जैसी शक्तियाँ होती हैं, जैसे गवाहों को बुलाना, दस्तावेज पेश कराना, समझौता प्रस्ताव की पुष्टि करना। कोई भी न्यायालय क्या कर सकती है, न्यायालय के पास में ये शक्ति होती है कि वो किसी भी वादी को क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को, वादी नहीं, यदि कोई भी व्यक्ति है जिसे उस केस के बारे में थोड़ी भी जानकारी है, तो उसे क्या कर सकता है, गवाह के तौर पर क्या कर सकती है, अदालतें बुला सकती हैं। और यही पावर किसके पास है, लोक अदालत के पास भी होती है। ठीक है, गवाह के तौर पर व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। दस्तावेज पेश करवाना, यदि आपके पास कोई दस्तावेज है, आप थर्ड पार्टी हो, मतलब ए और बी के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुआ। ठीक है, कोई भी क्या है, असमंजस की स्थिति है, और इसका क्या है, दस्तावेज सी के पास है। ठीक है, और सी क्या कर रहा है कि कोई भी दस्तावेज देना नहीं चाह रहा है। ठीक, तो तभी क्या करेगा, ये लोक अदालत इसको एक नोटिस जारी करेगा, किसको, जो सी व्यक्ति है उसको क्या करेगा, नोटिस जारी करेगा, और इसको नोटिस जारी करके कह सकता है कि भाई तुम्हारे पास में जो दस्तावेज है उसको लाकर हमें दीजिए। ठीक है, अदालतें उसे क्या कर सकती है, मंगा सकती है, ला कर दीजिए हमें इसकी ज़रूरत है। तो क्या कर सकते हैं, दस्तावेज पेश करवाना। ठीक है, ये भी कार्य क्या कर सकती है, लोक अदालतें कर सकती हैं। ठीक है, इसका प्रक्रिया कैसी होती है, तो प्रक्रिया होती है, लचीली होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता के से बंधी नहीं होती। ठीक है, मतलब जो आईपीसी और सीआरपीसी होता है वो बहुत कड़ा रेगुलेशंस होते हैं उसमें, कि ये प्रोसीजर है, ये स्टेप है, इन्हीं स्टेप में आपको क्या है, चलना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होती है, ये बहुत लचीली होती है, मतलब जैसे तैसे करके क्या हो जाए, मामले का निपटान हो जाए बस। ठीक है, तो इसका प्रक्रिया क्या होता है, लचीला होता है। इसमें कोई प्रोसीजर पर्टिकुलर कि ऐसे प्रोसीजर होगा, ये प्रोसीजर होगा, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगी, प्रक्रिया लचीली होगी, मामले को सुलझाना इसका क्या है, सबसे पहला मकसद होता है। निर्णय देखते हैं, नैसर्गिक न्याय मतलब प्राकृतिक न्याय बोलते हैं, है ना। नैसर्गिक न्याय मतलब जो देखने में आपको लगे, हाँ यार कि मतलब क्या है, दो व्यक्ति लड़ाई होते रहते हैं, तीसरा व्यक्ति देखता है अरे ज़बरदस्ती ये लोग लड़ाई हो रहे हैं यार, उसकी गलती है, उसको क्या कर लेना चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए। तो नैसर्गिक न्याय मतलब जो देखने में लगे, प्राकृतिक रूप से भी लगे कि हाँ ये दोनों, इसमें एक गलत है, वो गलत है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नैसर्गिक न्याय। समानता और सद्भाव के सिद्धांतों पर, पहला लाइन प्रस्तावना, भारत का प्रस्तावना याद कीजिए, है ना। और इसके बाद में सद्भाव के सिद्धांतों पर। सद्भाव का सिद्धांत मतलब न तो ए व्यक्ति को कोई तकलीफ हो, न बी व्यक्ति को कोई तकलीफ हो। मतलब इसमें क्या है, इसका जो निर्णय होगा किसी को जुर्माना या दंड देना नहीं है, बल्कि उनके बीच में जो भी क्या है गतिरोध है, उस गतिरोध को केवल क्या है, दूर करना है। ठीक है, और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से क्या करना है,
सद्भाव के सिद्धांत के आधार मानते हुए क्या करना है, निर्णय को निपटाना है, इस केसेस को क्या करना है, निपटाना है। ठीक, आगे बढ़ें, आगे देखते हैं लोक अदालतों की विशेषताएं। ये क्या है, एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, दोनों पक्षों की सहमति क्या है, आवश्यक है, कम खर्चीला है, अगर बोला जाए तो लगभग फ्री है। क्या है, लगभग फ्री। अब लगभग फ्री क्यों बोला मैंने, क्योंकि यदि यहाँ पे आपका मामला क्या हो जाता है, निपट जाता है, तो आपको क्या है, पूरा शुल्क क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा, है ना, वापस कर दिया जाता है पूरा शुल्क। तो पूरा न्यायालयिक खर्चा क्या हो जाता है, आपका बच जाता है। ठीक है, वकील आने जाने का, ये सब चीज़ों का खर्चा क्या हो जाएगा, इससे बच जाएगा, है ना। इसके बाद में मित्रता पूर्ण समाधान, संबंधों में क्या है, कटुता के बजाय सहमति बने। ठीक है, एक दूसरे को, जो भारत की प्रस्तावना का जो अंग है, बंधुता की भावना बनी रहनी चाहिए हम सबके बीच में, तो उसी भावना को इसमें क्या किया गया है, देखा गया है। ठीक है, बंधुता की भावना, ये क्या हो गए, लोक अदालतों की विशेषताएं। स्वैच्छिक प्रक्रिया है, दोनों पक्ष चाहे तो अदालतें जा सकती है, ना चाहे तो नहीं जा सकती। इसके अलावा क्या है, बहुत कम खर्चीला है, लगभग फ्री ही है ना। इसके अलावा मित्रता पूर्ण समाधान, समाधान कैसे होता है, दोनों पक्षों की सहमति से होता है, मित्रता पूर्ण होता है। आगे देखते हैं, इसके संवैधानिक और न्यायिक मान्यता क्या है, तो वही आर्टिकल 39 का के तहत लोगों को क्या है, न्यायालय पहुंचने का और उन्हें न्याय पाने का क्या है, अधिकार है ना। इसके अलावा सार, लोक अदालतें की ऐसी प्रणाली स्थापित होती है जो वैकल्पिक विवादों को क्या करती है, समाधान करने का प्रयास करती है। ऐसे विवाद जो वैकल्पिक हो, है ना, ऐसे विवादों को क्या करता है, सुलझाने का प्रयत्न करता है। ठीक, और वे क्या हो, सरल और सुलभ न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत आता हो। सरलता से क्या मिल जाए, न्याय मिल जाए। सरल, सुलभ और अधिक संवेदनशील क्या बनाती है, इस अध्याय को बनाती है। क्या हो गया, एक बार फिर से देखते हैं। अध्याय 6 से लोक अदालतों की एक ऐसी प्रणाली स्थापित होती है जो वैकल्पिक विवाद समाधान की भावना से न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और अधिक संवेदनशील बनाती है। ठीक है, सरल, सुलभ और संवेदनशील, ये क्या है, इस पूरी प्रणाली का क्या है, सार है। इसके अलावा अध्याय 6 मुकदमा पूर्व सुलह और स्थायी लोक अदालतें। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई अदालत आप जा रहे हो, मुकदमा क्या है, होने वाला है। ठीक है, लड़ाई झगड़े की ही संभावना है, तो आप थाना गए, थाना में क्या हुआ, मुकदमा हो गया। ठीक है, तो मुकदमा हुआ तो थाने में भी कई बार कोशिश किया जाता है कि दोनों पक्षों में क्या हो जाए, सुलह हो जाए। ठीक है, तो मुकदमा पूर्व सुलह की भावना। ठीक है, इसके लिए क्या, दो तरह की अदालतें बनाई जाती हैं, जो एक होता है स्थायी लोक अदालत और एक होता है क्या, सेवार्थ, जो आगे देखेंगे। ठीक है, तो अध्याय 6 मुकदमा पूर्व सुलह और स्थायी लोक अदालतें, धारा 22 क से लेकर के 22 घ तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसका क्या है उद्देश्य, क्या है, जो भी आपके मामले हैं उसे अदालत जाने से पूर्व क्या कर लिया जाए, उसे सुलझा लिया जाए। ठीक है, लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों का क्या हो जाए, त्वरित और किफ़ायती निपटारा हो जाए, मतलब बहुत कम खर्चे में क्या हो जाए, निपट जाए। इसके अलावा औपचारिक न्यायालय प्रक्रिया के बोझ को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। जागरूक न्याय से क्या किया जाए, सुगम न्याय की प्रगति में की दिशा में प्रगति की जाए। कहाँ किया जाए, जागरूक न्याय से सुगम न्याय दिशा में क्या किया जाए, प्रगति किया जाए, मतलब आपको बहुत सुगमता से क्या हो, न्याय प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने बताया था इस धारा में, ठीक है, इस धारा में दो प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, 22 का में इसमें दो प्रावधान दिए गए हैं, एक है स्थायी लोक अदालत, ठीक है, परमानेंट लोक अदालत बोलते हैं इसको, और दूसरा है लोक उपयोगी सेवा, सेवार्थ न्यायालय। ठीक है, सेवार्थ न्यायालय।
ये दो क्या है, दो अदालतों का इसमें क्या है, संगठन के बारे में इसका परिभाषा दिया गया है। अब स्थायी लोक अदालत क्या है, एक स्थायी निकाय है, ठीक है। लोक उपयोगी सेवाओं के लिए के विवादों के लिए क्या किया जाता है, इसका स्थापना किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही लोक उपयोगी सेवा न्यायालय होता है। इसमें क्या हो जाता है, ऐसा क्षेत्र जिनका संबंध जनजीवन से सीधे है, ठीक है, जनजीवन से सीधे हैं। देखिए दो बातें आ गई यहाँ पे, एक है स्थायी न्यायालय और एक है क्या, लोक उपयोगी सेवा न्यायालय। तो स्थायी न्यायालय क्या है, स्थायी न्यायालय तो हमेशा ये बना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ आप कभी भी जब चाहे तब क्या सकते हैं, आप जा सकते हैं। और दूसरा क्या है, लोक उपयोगी सेवा। तो लोक उपयोगी सेवा न्यायालय क्या है, ऐसे न्यायालय जहाँ पर परिवहन, डाक और टेलीकॉम, बिजली गैस पानी सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छता, अस्पताल सेवाएं, बीमा सेवाएं, इन सब के बारे में क्या है, शिकायतें किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, लोक उपयोगी सेवा न्यायालय। केंद्रीय या राज्य सरकारें अधिसूचना द्वारा कोई सेवाएं भी इसमें और क्या कर सकती हैं, जोड़ सकती हैं। ये जो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा अगर सरकार चाहे, कौन कौन सरकार, केंद्र या राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार, ठीक है, अगर चाहे तो इसमें क्या कर सकती है, और नई सेवाएं भी क्या कर सकती हैं, जोड़ सकती हैं इस अधिनियम के तहत, ठीक। आगे देखते हैं धारा 22 का, स्थायी लोक अदालत की स्थापना, ठीक है, कौन करेगा, स्थापना के लिए संबंधित प्राधिकरण कौन कौन कर सकता है, तो केंद्रीय प्राधिकरण कर सकता है और राज्य प्राधिकरण कर सकता है, ठीक है। केंद्र में केंद्रीय न्यायिक प्राधिकरण है और राज्य में क्या है, राज्य स्तरीय न्यायिक प्राधिकरण, दोनों क्या कर सकती है, स्थायी लोक अदालत की स्थापना कर सकती है। इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष होगा जिला न्यायाधीश या उससे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर कौन होगा, उससे ऊपर का जो अधिकारी होगा, जैसे हाई कोर्ट के जज हैं, वो क्या हो सकते हैं, इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। और किससे मिलकर बनता है, तो दो अन्य सदस्य, और वे दो अन्य सदस्य कौन होंगे, लोक उपयोगी सेवाओं के क्षेत्र में अनुभव वाले व्यक्ति, वे व्यक्ति जो लोक उपयोगी सेवा में पिछले कई वर्षों से क्या है, प्रयत्नरत हैं, कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसमें क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। और इस जो लोक अदालत है उसकी अधिकारिता क्या होगी, तो देखते हैं यह अदालत क्या कर सकती है। यह अदालत जिला या राज्य स्तर पर स्थापित की जा सकती है, ठीक है। लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित सिविल और आपराधिक मामला नहीं, सिवाय समनी अपराध के। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा क्या है, अपराध गंभीर है, तो ऐसे गंभीर अपराधों को छोड़ करके छोटे जो अपराध है उनके लिए क्या कर सकती है, यह अदालत डिग्री दे सकती है। इसके अलावा देखते हैं धारा ग, स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान, कैसे मामलों का संज्ञान लेती है, मामले का मूल्य 10 लाख से अधिक न हो। मतलब यदि कोई मामला है जिसका मूल्य 10 लाख से अधिक है, ऐसे मामलों का क्या संज्ञान लोक अदालतें नहीं ले सकती, ठीक है। यदि केंद्र सरकार को यह लगे कि यहाँ के लिए केस स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कोई भी जगह की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे ज़्यादातर पर्टिकुलर व्यक्ति के पास में इतनी संपत्ति ज़्यादा है, तो केंद्र सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, इस राशि को 10 लाख से बढ़ाकर कोई भी राशि कर सकती है। यदि एक बार मामला इन लोक अदालतों में आ जाने पर क्या होगा, लोक अदालत पर मामला आने के बाद में क्या हो जाता है, तब तक किसी न्यायालय में वही विवाद नहीं ले जाया जा सकता जो लोक अदालतों में चल रही है, ठीक है। लोक अदालत पहले सुलह मध्यस्थता के विकल्प का क्या करती है, प्रयोग करती है। यदि सुलह नहीं हुई तो ये जो लोक अदालतें हैं वो क्या कर सकती है, अपना निर्णय दे सकती हैं, ठीक है। पहले क्या होगा, लोक अदालतें गई तो मामला को क्या पहले ही सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, अगर मामला नहीं सुलझा तो उसे क्या करेंगे, लोक अदालत अपना निर्णय दे सकती है,
ठीक, आगे देखते हैं। धारा 22 स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया होगी? प्राकृतिक न्याय की प्रक्रिया, मतलब नैसर्गिक न्याय बोलते हैं इसे, ठीक है। मतलब देखने में ही आपको लग जाए कि हाँ चीज़ें क्या हो सकती है, व्यवस्थित हो सकती है। इसके अलावा निष्पक्षता का सिद्धांत, मतलब जो भी अदालतों की कार्यवाही में शामिल हुए हैं, जो भी मतलब न्यायिक प्रक्रिया में वहाँ पर निर्णय देने वाले हैं, जजमेंट करने वाले हैं, वो क्या रखेंगे, मामले को निष्पक्ष रखेंगे, न तो ए के पक्ष में और न ही बी के पक्ष में, जो सही है उसके पक्ष में, ठीक है। निष्पक्षता। समानता की भावना होगी, जैसा ट्रीट ए को किया जाएगा वैसा ही ट्रीट बी के साथ भी किया जाएगा, है ना। दोनों में किसी भी यदि बी बहुत पैसे वाला है और ए गरीब है, तो ऐसे मामले में कि हाँ चलो ठीक है, इसके पास में जैसे कि आर्टिकल 14, ये क्या आ जाता है, भारत के संविधान का आर्टिकल 14, समानता का अधिकार, मतलब विधि के समक्ष सब क्या है, समान है, और विधि के समक्ष सबको क्या है, समान संरक्षण का अधिकार है। तो ये क्या हो जाता है, दोनों व्यक्ति में, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, समानता का क्या रखेगी, अदालतें भाव रखेंगी, बिना तकनीकी और कठोरता के, ठीक है। मतलब इसका मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ये दुनिया भर में नहीं जाएगी, बल्कि उसके बदले क्या करेगी, सरलता के साथ में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसके अनुसार क्या करेगी, मामले का निपटान करेगी, ठीक है। इसके बाद में संक्षेप में प्रक्रिया, हर पक्ष को लिखित विवरण देने के लिए कहा जाएगा, दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे, सुलह का प्रयास किया जाएगा, असफल होने पर पीएलए क्या करेंगे, स्वैध विवाद का निर्णय दे सकती है, ठीक है। और इसके दिए गए निर्णय पर आप अदालत क्या नहीं जा सकते, मतलब इनके निर्णय के विरुद्ध आप क्या नहीं जा सकते, अदालतें नहीं जा सकते, ठीक है। तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता के कठोर नियम यहाँ क्या नहीं होते हैं, लागू नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे प्रक्रिया क्या होती है, सरल होती है। धारा ई, निर्णय का प्रभाव क्या होगा, धारा ई में 22 में, लोक अदालत का फैसला सिविल न्यायालय की डिग्री के समान होता है, मतलब सिविल न्यायालय में जितने भी डिग्री दी जाती है लगभग इसका जो वैल्यू है क्या है, वही होगा, ठीक है। मतलब इसको ये नहीं बोला जा सकता कि ये डिग्री तो लोक अदालत ने दी है और इसके विरुद्ध कहीं जाया जा सकता है, तो इसका जो मूल्य है, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो प्रभाव है वो कैसा होगा, सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। यह अंतिम है और इसके खिलाफ कोई अपील अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती। निर्णय पक्षकारों पर क्या होता है, बाध्यकारी होता है। यही बात है जो हमने क्या किया था, प्रारंभ में पढ़ा था। अब देख लेते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या है, इस जो भी अधिनियम है उसके विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। प्रावधान मतलब विविध प्रावधान की कैसे क्या होगा, कैसे हम इसे आगे कर सकते हैं। तो धारा 23 से लेकर के धारा 30 तक इसके बारे में क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया है। एक एक लाइन का है, देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये विविध वाला जो पार्ट है ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी चूँकि हमें एक एक बार कम से कम चीज़ों को देख के जाना है, तो एक एक बार इसको देखते हैं। धारा 23 क्या है, धारा 23 है, प्राधिकरणों, समिति और लोक अदालत के सदस्य एवं कर्मचारी लोक सेवक होंगे। मतलब जो भी लोक अदालत बनेगा, ठीक है, जो भी प्राधिकरण बनेंगे, जो भी केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और तालुका स्तर, सभी स्तर पर जो भी अधिकारी होंगे वो क्या होंगे, लोक सेवक होंगे, ठीक है, आईपीसी की धारा के तहत, ठीक। इसके अलावा राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय, विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, तालुका विधिक सेवा समिति और लोक अदालतों के सभी सदस्य पदाधिकारी क्या होंगे, लोक सेवक माने जाएंगे, ठीक है। इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 21 आईपीसी की धारा क्या 21 के तहत
लोक सेवक होने के रूप में क्या होगा, दायित्व लागू होगा। कौन सी धारा के तहत, आईपीसी की धारा 21 के तहत इन्हें क्या माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा। ठीक है, और यही जो आईपीसी की धारा 21 है, यह लोक सेवक को क्या करती है, परिभाषित करती है। अब देखते हैं धारा 24, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। यदि ये जो अदालतें हैं वो किसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई कैसा हो, सद्भाव पूर्वक हो, ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सद्भावना से कोई कार्य किया है तो उसके खिलाफ कोई वाद, अभियोजन या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति क्या किया है, इस अधिनियम के तहत कोई निर्णय देता है तो उसके विरुद्ध पर्सनली द्वेष न रख करके, ठीक है, पर्सनली द्वेष नहीं रखा जा सकता, उसको आगे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, यह संरक्षण केंद्र, राज्य, प्रदेश समिति, उनके सदस्य, सचिव, अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति पर, सभी पर क्या होता है, लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति पर क्या होगा, लागू होगा। इसके अलावा अधिनियम का अध्यारोपण प्रभाव, यह अधिनियम अपने किसी भी प्रावधान के संबंध में अन्य किसी भी विधि, नियम या बाध्यकारी दस्तावेज से उच्चतर होगी। मतलब यदि दो विधि के समक्ष लोप आता है, दो विधि के समक्ष क्या होता है, लोप आता है, दो प्राधिकरणों के और दो अलग अलग संगठनों के जो नियम कानून है उसके मध्य यदि लोप होने की क्या आती है, स्थिति आती है, मतलब एक अधिनियम है ए और एक अधिनियम है बी, दो अधिनियम है ए और बी। यदि ए वाला अधिनियम क्या कहता है, कोई भी बात कहता है, ठीक है, ए वाला अधिनियम कोई भी बात करता है, ए है जो अभी हम पढ़ रहे हैं 1987 का अधिनियम, ठीक है, और यहाँ पर है मान लीजिए राइट टू RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो यदि राइट टू इन्फॉर्मेशन में कोई बात कही गई है और जिसके कारण इसमें जो कही गई बातें हैं वो क्या हो रही है, लागू नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, लागू नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो भी प्रावधान दिया गया है वो प्रावधान क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है, इसके जो प्रावधान है वो क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। इन्हें क्या दिया जाएगा, उच्चतम वैल्यू दिया जाएगा। उच्चतर वैल्यू क्या होगा, इस अधिनियम के जो वैल्यूज है उसको दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कोई दूसरी व्यवस्था इस अधिनियम के विपरीत है तो इस अधिनियम का क्या किया जाएगा, इस अधिनियम का ही पालन किया जाएगा। यहाँ पे ही शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि कोई दूसरी व्यवस्था अधिनियम के विपरीत है, यदि कोई और दूसरी अधिनियम बना दी गई और वो क्या होगा, इसमें कही गई बातों को क्या करती है, खारिज करती है, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में इस अधिनियम में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में कही गई बात क्या होगा, वहाँ पर लागू होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में धारा 26, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि केंद्र स्तर पर कोई कठिनाई है, केंद्रीय प्राधिकरण के स्तर पर कोई कठिनाई है तो उसे किसके समक्ष, केंद्र सरकार द्वारा संसद में क्या किया जा सकता है, संसद के, भारत के संसद द्वारा उसे क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। देखें, पढ़ते हैं। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि यदि अधिनियम लागू करते समय कोई कठिनाई आती है तो उसे दूर करने हेतु उपयुक्त आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, यह शक्ति केवल अधिनियम की शुरुआत से 2 वर्ष की अवधि तक ही मान्य होगी। मतलब क्या है, ये तो 1995 में लागू हुआ था, है ना, तो 1995 से लेकर के 1997 तक यदि ऐसी कोई बात होती, ठीक है, इस अधिनियम में ऐसी कोई बात होती जिसे दूर करने की आवश्यकता होती तो इन 2 वर्षों में क्या किया जा सकता था, दूर किया जा सकता था। लेकिन अब वर्तमान समय में, आज के समय में 2025 में इनमें अगर कोई इस प्रकार की बात आ जाती है, ठीक है, जैसे कि अधिनियम लागू करते समय या अधिनियम लागू हो जाने के बाद में जो भी
दिक्कत आई होगी वो अगर अभी आती है तो उस आधार पर क्या हो सकता है, इसमें संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। ठीक है, क्या है, नहीं है। ठीक है, यह शक्ति केवल कितने दिनों के लिए थी, 2 वर्ष की अवधि तक ही मान्य थी। ठीक है, अब क्या है, अब नहीं है। अब इसके लिए फिर से क्या होगा, पूरा प्रोसीजर होगा। पूरा प्रोसीजर मतलब वो क्या होता है, अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा, संशोधन बिल लाया जाएगा। ठीक है, और संशोधन बिल के तहत क्या हो सकता है, यह जिसमें कोई भी कठिनाई हो उसे दूर किया जा सकता है। जिसके लिए आपको पता है कि संविधान में संशोधन कैसे होता है, कोई भी अधिनियम में संशोधन कैसे होता है। पहले लोकसभा या राज्यसभा में क्या बिल लाया जाएगा, बिल दोनों सदनों से पास होगा, दोनों सदनों से पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद में भारत का जो राजपत्र है उसमें प्रकाशित होगा। देन उसके बाद में उस संशोधन को क्या किया जाएगा, मान्य किया जाएगा। ऐसा कोई आदेश अधिनियम की मूल भावना या प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, और जो भी प्रावधान लाएंगे वो क्या होगा, संविधान के अधिनियम और मूल भावना के तहत क्या होना चाहिए, इसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई आदेश अधिनियम की मूल भावना प्रावधानों के विरुद्ध क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 27 नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, इसके लिए नियम बना सकती है। इस नियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है। यदि केंद्र सरकार कोई नियम बनाती है तो क्या होगा, उसमें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे क्या लेगा, परामर्श लेना आवश्यक होगा। ठीक है, और ये जो नियम है मुख्यतः किन विषयों पर बनाया जा सकता है, तो इसका जो विषय होगा, राष्ट्रीय प्राधिकरण की संरचना, सदस्यता, शक्तियाँ। ठीक है, 3 विषय पर, राष्ट्रीय प्राधिकरण की संरचना, सदस्यता और क्या है, शक्तियाँ, 3 विषय पर। सचिव कर्मचारी की नियुक्ति के अधिकार व वेतन पर। ठीक है, और 5वां क्या हुआ, विधिक सहायता के लिए पात्रता की आय सीमा आदि पर। मतलब इन 5 क्षेत्रों के लिए क्या कर सकती है, केंद्र सरकार अपनी नियम बना सकती है। पहला क्या है, राष्ट्रीय प्राधिकरण की संरचना, सदस्यता, शक्ति। ठीक है, दूसरा सचिव कर्मचारी की नियुक्ति, अधिकार व वेतन। तीसरा क्या है, विधिक सहायता के लिए पात्रता की आय की सीमा। जैसे यहाँ पे हमने 12,000 पढ़ा था ना, है ना, उच्चतम सीमा 12,000 और निम्नतम कितना, 9,000। ठीक है, इसके अलावा कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति की स्थिति को देखकर आय सीमा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है इस अधिनियम के तहत। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, ठीक है, मतलब उसकी आयु 80 वर्ष से अधिक है और ऐसे व्यक्ति के पास में पैसा तो है, ठीक है, मान लो 20,000 उसकी 1 महीने की सैलरी है, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी उसे विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर उसके उम्र को कंसीडर किया जाएगा, उसका उम्र, उसकी जो अवस्था है उसे क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति विकलांग है और पैरालाइज्ड है पूरी तरह से, ठीक है, और बेड पे पड़ा हुआ है, भले से उसके पास है पैसे बहुत हैं, लेकिन उसे क्या है, विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जहां पर क्या होता है, ये जो आय की सीमा है उस पर रियायत दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। धारा 28 नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। तो यहाँ के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श लेकर के राज्य सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है, जिसमें वही चीज़ें हैं, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, तालुका समिति की संरचना, कर्तव्य, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, कार्य विभाजन आदि। ठीक है, इन्हीं चीज़ों पर क्या कर सकती हैं, राज्य सरकार भी अपना नियम बना सकती है। धारा 29 विनियम बनाने की केंद्रीय प्राधिकरण की शक्ति। इसके अलावा कि इस नियम को कैसे संचालित किया जाए, इस अधिनियम को कैसे संचालित किया जाए, इसके एवज में विनियम कौन बना सकता है, केंद्रीय प्राधिकरण NALSA,
ठीक है। केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इसके लिए विनियम बना सकती है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। अब विनियमों का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो इसका उद्देश्य हो सकता है समिति सदस्यों के कर्तव्य विभाजन, कि समिति में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनका क्या हो, अलग अलग कार्य हो, ठीक है, कार्यों का विभाजन। समितियों की प्रक्रिया, अलग अलग जो समिति है उनकी क्या हो, अलग अलग प्रक्रिया हो, प्रोसीजर हो, इसके बारे में क्या कर सकती है, अपना नियम बना सकती है, विनियम बना सकती है। और धन के उपयोग की प्रणाली, मतलब धन का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। इसके अलावा इस अध्याय का आखिरी जो धारा है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस अध्याय का आखिरी धारा है धारा 30, नियमों और विनियमों का विधानमंडल के समक्ष रखा जाना। यदि कोई प्राधिकरण, चाहे वो केंद्रीय प्राधिकरण हो या राजकीय प्राधिकरण हो, तो अल्टीमेटली अपना जो भी नियम या कानून बनाती है, अपना जो भी विनियम बनाती है, उसे अल्टीमेटली कहाँ रखना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली रखना पड़ेगा संसद में, संसद के पटल पर, ठीक है। और अगर राज्य में है तो राज्य के विधानमंडल के पटल पर, ठीक है। इसी बात को आगे कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संपूर्ण धाराओं का क्रमवार क्या किया है, हमने अध्ययन कर लिया है। इस अध्याय में हमने देखा, इस अध्याय में कुल अध्यायों की संख्या कितनी थी, इस अधिनियम में कुल अध्यायों की संख्या थी कितनी, 7, ठीक है। और कितने इसमें धारा थी, कुल धारा की संख्या थी धारा 30, ठीक है। तो इनके बारे में हमने पूर्णतः क्या कर लिया है, पढ़ाई कर लिया है अभी तक। आशा है आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि किसी भी प्रकार की डाउट है, ठीक है, तो इस संबंध में, इस धारा के संबंध में आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सेक्शन में आपको इसका नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में भी और डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में भी, मतलब पीपीटी के फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि इस धारा को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। काफ़ी डिटेल में पढ़ने का मकसद ये है कि धारा भले से आप चीज़ों को उतनी गहराई से, क्यों, चूँकि धारा की संख्या इसमें लगभग कितनी है, 16 धाराएं है ना। तो 16 धाराओं को हम इतना डिटेल में एक बार बार नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपके लिए एक समरी बनाकर, ठीक है, मतलब इसका जो प्रमुख प्रावधान है उसको और इम्पॉर्टेंट धारा को क्या है बनाकर एक अलग से नोट्स तैयार करूँगा, और उस नोट्स को आप क्या करेंगे, उस नोट्स से आप बार बार रिविज़न करिएगा, ठीक है। तो चलिए, हमने यह अध्याय क्या है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बहुत अच्छी तरीक़े से ख़त्म कर लिया है, कवर कर लिया है। आशा है और विश्वास है आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप YouTube में देख रहे हैं यह क्लास, तो पूरे क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक ही हमें क्या देता है, विश्वास देता है, आत्मविश्वास देता है। और यदि कोई डाउट हो तो आप YouTube में भी कमेंट कर सकते हैं, और हमारे जो साध्य पीएससी एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर भी आप अपना कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के डाउट होने पर। चलिए, आपको आपके आगे एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके बाद में हम इसका मैं 50 MCQs लेकर आपके साथ आऊँगा, और उसको ऑनलाइन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आप लोग के साथ मिलकर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।